ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। देखो, पहली चीज, गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी के भारत के आते समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलने की वजह से गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया, यानी प्रोत्साहित किया। और जब गांधी जी ने कहा कि अगर हम अंग्रेजों का ज्यादा से ज्यादा साथ देंगे तो अंग्रेज हमें क्या करेंगे, हमारे मांगों को पूरा करेंगे। इसलिए गांधी जी ने जब भारतीय सैनिकों को अधिक से अधिक या भारतीय लोगों को अधिक से अधिक सेना में शामिल करने का आह्वान किया तो लोगों ने गांधी जी को क्या कहा, सार्जेंट कहा, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। और अंग्रेजों ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी, केसरे, याद आया। अब केसरे हिंद छोड़ने वाले हैं वो, आज छुड़वा देंगे उनसे हम केसरे हिंद। गांधी जी आज केसरे हिंद का त्याग करेंगे। चलो, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक घटना होगी 1919 में जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? इस समय अंग्रेजों ने भारत में कांग्रेस के जो आंदोलन चल रहे थे या कांग्रेस जो भी कर रही थी उसको एक तरीके से, कांग्रेस अपने तरीके से काम कर रही थी, उदारवादी तरीके से काम कर रही थी, बंगाल विभाजन का विरोध कर रही थी, लेकिन कांग्रेस इतना इफेक्ट नहीं डाल रही थी। बंगाल विभाजन में लाल बाल पाल ने पूरी, जीती रहो, पूरी कोशिश करी। और पूरी कोशिश करने के बाद तब भी बंगाल विभाजन को रद्द नहीं करा पाई कांग्रेस। और जब रद्द नहीं करा पाई तो तुम जैसे युवाओं के मन में अब ये विचार आने लगा कि यार कांग्रेस तो कुछ कर नहीं रही है यार। बंगाल विभाजन के नाम पे उन्होंने बोला स्वदेशी आंदोलन करो, तो चलो हमने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन भी कर दिया। अब स्वदेशी आंदोलन करा, लगा कि भैया बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा, बंगाल विभाजन रद्द नहीं हुआ। तो तुम जैसे राम पुष्पेंद्र इन लोगों ने बोला भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, राम हथियार उठाओ, अब हम अंग्रेजों को मारेंगे। और इस तरह इन लोगों ने क्रांतिकारियों के रूप में भ्रष्ट अधिकारियों की हत्या करना चालू कर दी। और इसके लिए इन्होंने गुप्त तरीके से कमेटियां बनाई। क्रांतिकारी आते, मारते, चले जाते, अंग्रेजों के हाथ में नहीं आते। और अंग्रेजों का दिमाग खराब होता है यार, भारत बीवी के साथ घूमने गए थे, आए पुष्पन गोली मार के चला गया यार, जबरदस्ती का खर्च हो गया हमें। डीवी मॉल गया था घूमने, पता नहीं कहां से वो मॉल से निकला राम और गोली मार दी। बेचारे बिना मतलब के अंग्रेज खर्च होते जा रहे हैं। अब अंग्रेजों को लगा भाई ऐसे तो यार ये क्रांतिकारी हमें मारने लगेंगे, क्या किया जाए। तो इन क्रांतिकारियों को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया, जिससे इस कानून के बनने पर ये क्रांतिकारी ज्यादा उछल ना पाए। क्या किया जाए? तो इसके लिए 1919 में एक एक्ट पारित किया गया जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट। क्या है ये रॉलेट एक्ट? पहली चीज, किस लिए लाया गया? भारत में फैलने वाले क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, सिंपल सा समाप्त करना है। 1917 में इसका अध्यक्ष बनाए गए थे सर सिडनी रॉलेट। और इसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून। अब इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि अगर सरकार को किसी भी व्यक्ति पर संदेह लगता है तो वो संदेह के आधार पर अगर जरा सा भी डाउट लगा तो वो उसे गिरफ्तार कर ले। मान लो काजल पर उन्हें शक हुआ, कुछ नहीं पूछेगी काजल को, पकड़ेगी और ले जाएगी। अब काजल चिल्लाएगी कि भाई मेरे को कोर्ट ले जाओ, मेरे को वकील कराओ, मेरे को बस जज के पास ले जाओ, भाई मैं अपना बेगुनाही साबित करूंगी। तो रॉलेट एक्ट में कहा था भैया ना तो वकील होगा, ना अपील होगी, ना दलील होगी। ना तो तुम्हें वकील मिलेगा, ना तो तुम जज के सामने अपील कर पाओगे, और ना ही तुम अपनी दलील दे पाओगे। और इस तरह सरकार संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा उसका, अनिश्चित काल तक उसे जेल में डाल देगी। अब बेचारी काजल, उसको पता ही नहीं मैं क्रांतिकारी हूं,
पकड़ा उन्होंने अंग्रेजों ने, जाकर जेल में ठूस दिया। अब बेचारी की जिंदगी हमेशा जेल में ही गुजर जाएगी, फिर बूढ़ी होकर अम्मा बन के निकलेगी बाहर। समझ गए? तो आजादी के बाद ही रिहा होंगे बाकी जितने भी अंग्रेजों ने ठूस रखे जेलों में। जब भारत आजाद होगा तभी वो जेलों से बाहर आएंगे, पूरी जेल खाली हो जाएगी आजादी के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने जिन जिनको गिरफ्तार किया था सरकार सबको रिहा कर देगी। तो बेचारा चोर चपाटी में गए होंगे, वो भी गरीब बेचारे निकल आए होंगे बाहर। तो भैया ये रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। अब रॉलेट एक्ट में भैया किसी को भी संदेह हो गया और गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने और उसे जेल में डाल दिया। तो इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला भी कानून कहा जाता है। बात समझ में आई? समझ गया रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी विचारधाराओं को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया जिसे काला कानून कहते हैं। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और इसे बिना मजिस्ट्रेट के पास ले जाए जेल में डाला जा सकता था, वो भी अनिश्चित काल के लिए। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते हैं। क्लियर है? अब ये रोलेट एक्ट आएगा तो क्या हम इसका समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। मजिस्ट्रेट किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार अगर किया गया है तो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए कहां डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम लोग इसका समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। काजल नारे लगाने लगेगी, ठीक है ना? तो स्वामी श्रद्धानंद ने इसका विरोध किया और इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार रोलेट एक्ट वापस नहीं लेती है तो हम लगान की अदायगी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? लगान की अदायगी। लेकिन भारत अभी मजबूत नहीं, सब एकजुट नहीं है, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने रोलेट एक्ट को वापस लेने का एक सुझाव दिया कि भैया एक काम करो, लगान की अदायगी मत करो, ऑटोमेटिक सरकार दब जाएगी और रोलेट एक्ट वापस ले लेगी। बेचारी अभी अभी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में परेशान होकर आई थी अंग्रेज सरकार, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। अब उनका पूरा ध्यान भारत पे आ गया। जितने वो कूटे हैं वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी ने स्टार्टिंग में बहुत कूटा इनको, लेकिन बाद में वो जीत गए, अमेरिका का सपोर्ट भी मिला उनको, वो जीत गए। अब वो स्टार्टिंग में जो हारे थे, उनके जो रिसोर्सेस खत्म हुए थे, उनके जो सैनिक मारे गए थे, अब वो पूरे फुल मूड में आ गए भारत को कूटने में। क्या होता है, घर से बीवी से पिट के आओ तो बाहर गुस्सा निकलता है ना, तो ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो घर से पिट के आओ तो बाहर गुस्सा निकल जाता है, तो इनका अब बाहर गुस्सा निकलेगा। रॉलेट एक्ट के समय गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। हमारे घुटने फोड़ देगा। याद करने के लिए क्या था? चैम्सफोर्ड। समझ गए ना? याद करने के लिए। तो रॉलेट एक्ट में बहुत कूटेंगे हम लोग, अंग्रेजों के द्वारा बहुत मारे जाएंगे। इसलिए कौन था गवर्नर जनरल? चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। अभी मूवी आने वाली है जलियांवाला बाग, है ना, केसरी 2। अब क्या हुआ? रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, सब जगह विरोध हो रहा है। बंगाल में विरोध हो रहा है, उत्तर पश्चिम भारत में विरोध हो रहा है, पंजाब वाले हिस्से में विरोध हो रहा है, और सब बोल रहे हैं भैया रॉलेट एक्ट वापस ले लो, जबरदस्ती तुम हमारे घर से हमारे बच्चों को निकालते हो, जवान जवान बच्चे बेचारे, पैदा हुए नहीं, बड़े होते नहीं, पकड़ के ले जाते हो। भाई बिना मतलब के किसी भी जवान व्यक्ति को अगर घर का कोई जवान सदस्य उसको जेल में डाल दोगे तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी। तो सबने बोला भैया रॉलेट एक्ट समाप्त करो। रॉलेट एक्ट को समाप्त करने के लिए पंजाब में इसका भरपूर विरोध हुआ, और इसके लिए, इसका विरोध करने के लिए एक घटना पंजाब में हुई। इस घटना को कहा जाता है जलियांवाला कांड। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा कांड हो जाएगा? जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा। क्या होगा जलियांवाला बाग कांड? जलियांवाला कहां पर है? अमृतसर। गए हो तुम लोग? कोई बात नहीं, अब्दुल्लागंज से आगे नहीं गए तुम लोग, मैं भूल जाता हूं तुम लोगों को बार बार, कहा मैं तुम्हें तुलना कर देता हूं तुम लोगों से। चलो गैरतगंज के लोग देखो इधर। तो गांधी जी और कुछ नेताओं को
अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी कि पंजाब में उनकी एंट्री नहीं होगी। गांधी जी पंजाब में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको रोक दिया गया। गांधी जी पंजाब में इंटर नहीं हो पाए। ठीक है, जनता सपोर्ट चाहती थी गांधी जी से कि गांधी जी आए, और गांधी जी फुल मूड में थे। चंपारण आंदोलन सफल करा दिया था, अहमदाबाद सफल करा दिया था, खेड़ा सफल करा दिया था। गांधी जी ने बोला रोलेट एक्ट भी मैं वापस करवा दूंगा, आने तो दो मार्केट में मेरे को। अंग्रेजों ने मार्केट में ही नहीं आने दे रहे। बोले मार्केट में ये आए और रोलेट एक्ट का विरोध करेंगे, जबरदस्ती सरकार को वापस लेना। तो गांधी जी को रोक दो, जहां भी रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा है वहां गांधी जी को मत आने दो। आएंगे आंदोलन करेंगे, जबरदस्ती अंग्रेजों की माथापच्ची होगी, कानून वापस लेना होगा। तो पंजाब रोलेट एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, इसलिए गांधी जी को पंजाब आने पर रोक दिया गया। ठीक है, गांधी जी नहीं आए। जब गांधी जी नहीं आए तो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। बेचारे इन दोनों को बिना मतलब के रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। इनका कोई दोष नहीं था और ये पंजाब के बहुत ही पापा जो था मतलब नेता थे, और इनको लोग जो हैं वो बहुत ही पसंद करते थे। ठीक, अब हुआ ये पॉपुलर जो थे जनता के बीच में, ये अब हुआ ये कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया बिना मतलब का। कोई दोष भी नहीं था इनका। जब इनको गिरफ्तार किया गया 9 अप्रैल 1919 को, तो पूरे पंजाब ने इसका विरोध किया कि भैया काय को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया यार, जबरदस्ती यार, इनका कुछ दोष भी नहीं है। जनता ने इसका विरोध किया और जनता ने इसका विरोध करते हुए इन दोनों को रिहा कराने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला और यह तय किया कि हम 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला मैदान में इकट्ठे हुए और हम इस बात पर एक शांतिपूर्ण धरना देंगे कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा किया जाए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 की पब्लिक पहुंची। कितनी की पब्लिक पहुंची? 20,000 की पब्लिक पहुंची। जब यह जलियांवाला बाग में इसका विरोध किया जा रहा था, इसकी सूचना पंजाब के जो वहां का गवर्नर था उसे पता चल गई। तो पंजाब का गवर्नर भी डायर है और गोली चलाने वाला भी डायर, दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों का नाम डायर। गोली चलाएगा वो जनरल डायर और जो आदेश पारित करेगा वो गवर्नर डायर। अब हुआ ये कि गवर्नर ने आदेश पारित कर दिया कि भैया यार सभा काय की आयोजित हो रही है यहाँ पे मार्केट में। बोले वो जलियांवाला बाग में जो है वो 20,000 लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, काय के लिए? बोले रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। तो गवर्नर ने बोला कि भैया मैंने धारा 144 लगा रखी है और 144 धारा के तहत एक जगह पे 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सभा कैसे आयोजित हो गई? गवर्नर डायर ने पूछा तो जनरल डायर ने बोला मेरे को नहीं पता, वो तो सभा आयोजित हो रही है, लोग जा रहे हैं। तो जनरल डायर को आदेश दिया कि भैया जाए और जाकर इस सभा को रोके। जनरल डायर शायद डांट वाट खाया होगा सीनियर से, निकला भैया वो, निकला और जलियांवाला बाग में जब सभा आयोजित हो रही थी तो उस सभा में जाकर वो अपने साथ सैनिक ले गया और जाकर वो उस जलियांवाला बाग के गेट पर जाकर खड़ा हो गया। जलियांवाला बाग जो मैदान था, उस मैदान में 2 गेट थे। यहां दीवार थी, यहां कुआं था और यहां पर 2 गेट थे। जनरल डायर एक गेट से खड़ा हुआ और यहां पर उसने अपनी मिलिट्री खड़ी कर दी और कहा 10 मिनट के अंतर्गत पूरी सभा खाली कर। ठीक है, 20,000 की पब्लिक है, हम अभिव्यक्ति से बाहर नहीं निकल पाते 4 घंटे में, यहां से कहां बाहर निकलेंगे? समझ गए बात को? समझ गए ना अभिव्यक्ति? वहां से नहीं निकल पाते क्योंकि देखने में समय लग जाता है बहुत। तो जब वहां से बाहर नहीं निकल सकते तो यहां से कैसे बाहर निकलेंगे? तो
यहां पर जनरल डायर खड़ा हो गया और जो पब्लिक थी वो पब्लिक यहां से निकलना चालू। कितने निकले होंगे, 1000, 2000, 1500। जनरल डायर ने कुछ समय बाद सैनिकों को गोली चलाने के आदेश दिए और सैनिकों ने फायर करना चालू कर दिया। वो भी भारतीय सैनिक ही थे जो गोली चला रहे हैं, लेकिन वो नौकरी किसके यहाँ कर रहे हैं? अंग्रेजों के। तो आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। अब वो अपने भाइयों को मार रहे हैं, लेकिन क्या करें, नौकरी है। और फिर जनरल डायर ने जैसी आदेश दिया, गोलियों की लाइन लगा दी। चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी, लोग इस गोली से बचने के लिए भागने लगे और फिर वो इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे को कुचलने लगे, दीवारों से टिकने लगे, लेकिन गोलियां दीवारों पर आकर भी उन्हें छलनी करने लगी। और देखते ही देखते हजारों की तादाद में पूरा जलियांवाला बाग लाशों का मैदान बन गया। कुछ अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, लेकिन जब वो कुएं में कूदे तो कुएं में इतना पानी नहीं था, सूखा था। तो एक कूदा जान बचाने के लिए, गोली से बच जाएंगे, उसको देखते देखते बाकी लोग कूदने लगे, तो बेचारा जो नीचे था उसके ऊपर और कूदने लगे। और देखते ही देखते उस कुएं में कूदने से, घुटन से उस कुएं में भी लाशों का ढेर लग गया। और देखते ही देखते हजारों लोग इस जलियांवाला बाग में मारे गए। जनरल डायर ने तब तक गोली चलाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई। और उसके बाद जनरल डायर वहां से निकला और अपने ऑफिस चला गया। 13 अप्रैल को होने वाले इस जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी और उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत यह सभा गैर कानूनी है और इसलिए उसने निहत्तों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इस तरह इस जलियांवाला बाग में हजारों की तादाद में लोग मारे गए। जलियांवाला बाग की घटना जब अगले दिन पेपर में या फिर शाम तक ही जब अखबारों में छपी, तो पूरे भारत में इसका विरोध होना चालू हो गया। सब जगह इसके विरुद्ध आवाजें उठने लगी कि जलियांवाला बाग में निहत्तों पर अंग्रेजों ने वो क्रूरता बरसाई है जो कि एक सभ्य समाज में जायज नहीं है। अंग्रेज अपने आप को सभ्य बोलते हैं और फिर निहत्तों पर वो गोलियां चला देते। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड में होने वाले लोगों की हत्याओं को देखते हुए, ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए, उन्हें उनके द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस लौटा दी। याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि किस घटना के बाद उतराई, मतलब वापस कर दी? जलियांवाला। ये क्वेश्चन आता, कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे। लोग अपनी उपाधियां वापस करेंगे, तो दो उपाधियों में कंफ्यूज मत होना। पहली उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर की नाइट की उपाधि, सर की उपाधि। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी उपाधि नाइट की उपाधि कब वापस करेंगे? जलियांवाला बाग के बाद। और गांधी जी अभी नहीं उतारेंगे अपनी उपाधि। गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली है? केसर हिंद की उपाधि मिली है। क्यों मिली है तुमको सबको पता है। और केसर हिंद की उपाधि वो असहयोग आंदोलन में वापस करें। क्या हो गया? वो कर रहा है अपने साथ, ठीक है। तो गांधी जी कब अपनी केसर हिंद की उपाधि वापस लौटाएंगे? असहयोग आंदोलन, है ना। सरकार पर दबाव बनने लगा। अच्छा हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस लौटा दी। इसके बाद शंकर नारायण ने वायसराय की काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया और पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा। जिसको अंग्रेजों ने जो जो उपाधियां दी थी, उन उपाधियों से उन्हें उनकी उपाधियां वापस लौटाई गई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि, शंकर नारायण ने कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। याद रहेगा दोनों। जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ी घटना थी भारत में, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।
अब सरकार पर प्रेशर जनरेट होने लगा और ब्रिटिश सरकार को लगा कि भैया अब हमें जो है इसके लिए एक कमेटी बनानी होगी। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, और ये कमेटी है लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में गठित की गई हंटर कमेटी। देखो, दो हंटर कमेटी हैं, याद रखना। एक हंटर कमेटी 1882 में आएगी जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए आएगी, शिक्षा के लिए। एक हंटर कमेटी 99 में आएगी जो कि किसके लिए आएगी? जलियांवाला बाग की जांच की, वो मतलब कांड की जांच करने के लिए आई। समझ गए? दोनों हंटर कमीशन कमीशन मतलब कमेटी। हंटर कमीशन गठित किया गया और हंटर कमीशन को कहा गया कि भैया जांच करो। हंटर कमीशन ने जांच करी। हंटर कमीशन ने जांच करके ये नतीजा निकाला और सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। और उसमें उन्होंने कहा कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड में जाकर जब निहत्तों पर गोली चलाकर उन्हें पर जो गोलियां चलाई हैं वो जायज है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी और धारा 144 में किसी भी सभा का आयोजन करना गैर कानूनी था। जनरल डायर ने जो किया वो सही किया और जनरल डायर को भारत से इंग्लैंड भेज दिया और जनरल डायर भारत छोड़कर कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। और इंग्लैंड जाकर जनरल डायर अपने जलियांवाला बाग कांड में होने वाली इस घटना को लोगों के सामने इतना बड़ा चढ़ा के बताएगा कि वो शूरवीर है, उसकी रगों में शूरवीरों का खून बहता है, इसके दादा परदादा शूरवीरों के खानदान के थे। और जनरल डायर ने ऐसा बताया पूरे इंग्लैंड में जाके। और तब भारत में एक व्यक्ति हुआ जिसने जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर के द्वारा की गई इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए ठानी। और वो बालक जब बड़ा हुआ तो उस बालक का नाम था सरदार उधम सिंह। और उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को उस सभा में जाकर गोली मारी, जब वो उस सभा में बैठकर ये ज्ञान बखेर रहा था कि उसके अंदर सूरवीरों का खून है। और उसने जलियांवाला बाग कांड में लोगों की साथ जो किया वो एक घटना के रूप में बता रहा था। और उधम सिंह गया और जब तक फायर किया जब तक पूरी गोली खत्म ना हो। बाद में उधम सिंह को मृत्युदंड दिया गया। कांग्रेस ने भी जलियांवाला का जो है वो विरोध किया और उन्होंने बोला कि भैया यार ऐसा थोड़ी होता है यार कि तुमने गोली चला दी और ये सब कर दिया। और कांग्रेस ने भी इसकी जांच करी और कांग्रेस ने इसकी जांच करते हुए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। और तहकीकात कमेटी जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने बोला कि जनरल डायर इस कांड के लिए दोषी है और जनरल डायर को सरकार के द्वारा अधिक कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तहकीकात समिति सिर्फ तहकीकात तक ही सीमित रह गई और जनरल डायर इंग्लैंड चला। समझ में आया ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड? क्लियर है? ये दो टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या है खिलाफत मूवमेंट? हुआ ये 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ टर्की ने दिया। किसने दिया? टर्की ने दिया। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका और अन्य देशों ने, फ्रांस वगैरह ने मिलकर जर्मनी को पराजित कर दिया और टर्की भी पराजित हो गया। और जो पराजित हुए उन पराजित राज्यों के साथ वर्साई की संधि की गई जर्मनी के साथ। इसके बाद तुर्की के साथ भी ब्रिटेन ने एक संधि की जिस संधि का नाम था सेवर्स की संधि। कौन सी संधि की? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हारे हुए देश थे उनके साथ टीटी साइन की गई थी। जर्मनी के साथ भी टीटी साइन की गई जिसमें जर्मनी के अंदर एक आग की तरह काम करेगा और जो हिटलर को पैदा करेगी आने वाले समय में।
सेवर्स की संधि टर्की के साथ। हिटलर सेकंड वर्ल्ड वॉर में आएगा, पता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं आएगा वो। सेवर्स की संधि की गई। अब क्या है सेवर्स की संधि? सेवर्स की संधि में टर्की ने बढ़ चढ़कर भाग लिया जर्मनी के साथ। अब वो हार गया बेचारा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, और टर्की सबसे ज्यादा यूरोप को परेशान करता था, क्योंकि टर्की के बाद यूरोप लग जाता, मतलब टर्की आधा यूरोप में आता है और आधा जो है ईसाई कंट्री के अंतर्गत आता था। अब टर्की जो है, उस टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की जो है, उस टर्की में जो अन्य यूरोपीय देश थे उनके लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता था, क्योंकि टर्की जो है वो एक ओटोमन एम्पायर के अंडर में रहा और उससे कई यूरोपीय देशों को इस्लाम में तब्दील कर दिया। अब वहां पर जो भी अन्य जाति के लोग रहते थे, वो जाति के लोग टर्की के विरुद्ध आंदोलन करते रहते थे और अपने इंडिपेंडेंस की मांग करते थे। लेकिन टर्की जब आता, दो लपाड़े मारता और चुप करा देता सामने वाले को, बेचारे वो दबके रह जाते। अगर टर्की को छींक हुई, मतलब टर्की में अगर कुछ भी हुआ, तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाएगी, ये कहावत चलती। अब हुआ ये कि टर्की इस युद्ध में हार गया और ब्रिटेन ने बोला भैया आज तो इसको बैंड बजाई दो, ना सर्दी रहेगी, ऐसी मेडिसिन खिलाओ इसको विक्स 500, इसकी सर्दी हमेशा के लिए समाप्त कर दो। जो भी तुम लोग खाते होगे, है ना, तो ऐसी सर्दी की गोली खिलाओ कि टर्की हमेशा के लिए शांत हो जाए। बोले क्या करो? बोले टर्की में सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक तो ये इस्लाम बहुल राज्य देश है, और यहां पर इनका एक धर्म गुरु है जिसकी बात ये लोग टालते नहीं, और वो धर्म गुरु है खलीफा। कौन है? खलीफा। पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे, उसके बाद जितने भी धर्म गुरु बने उन सबको खलीफा कहा गया। ठीक है भैया, तो मुसलमानों का धर्म गुरु क्या कहलाया? खलीफा। और खलीफा का आदेश मुसलमानों पर लिखी हुई पत्थर की लकीर था। खलीफा ने बोल दिया करना है मतलब करना है, उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। ठीक है भाई, ब्रिटेन को समझ में आ गया कि रीढ़ की हड्डी तो यही है, खलीफा, और खलीफा कहेगा और पूरे इस्लाम जगत को मानना पड़ेगा। एक काम करो, खलीफा का पद ही समाप्त कर, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस। और फिर उन्होंने सेवर्स की संधि के द्वारा खलीफा का जो पद था उसके सारे अधिकार छीनकर उस पद को समाप्त कर दिया। अचानक से तुम्हें पता लगे कि तुम्हारे धर्म गुरु नहीं रहे, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो जहां भी मुसलमान रहेंगे वो सारे मुसलमान इसका विरोध करेंगे कि भैया यार तुम कौन होते हो यार हमारे खलीफा को हटाने वाले, हमारे खलीफा तो हमारे धर्म गुरु हैं। और पूरे मुस्लिम जगत में खलीफाओं को जब पद से हटाया गया तो इसका विरोध होना चालू हो गया। भारत में भी मुसलमान रहते थे और भारत में रहने वाले मुसलमानों ने बोला भैया ओ क्या है भैया ये, खलीफा को कैसे पद से हटा दिया? तो सारे मुसलमानों ने खलीफा को वापस से पद पर बिठाने के लिए एक आंदोलन चला दिया, जिस आंदोलन को कहा गया खिलाफत आंदोलन। समझ में आया क्या है खिलाफत आंदोलन? खलीफा को पद से हटाने, क्यों हटाया गया? सेवर्स की संधि के द्वारा। और अब खलीफा को वापस से पद पर बिठाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसका नाम रखा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, गांधी जी को पता चला कि खिलाफत आंदोलन हो रहा है, हिंदू और मुसलमान, टेस्ट में जितने कम नंबर आ रहे हैं सब देख रहा हूं मैं तुम लोगों के। अब कब है अगला टेस्ट? 30 में टेस्ट में कम नंबर नहीं आने चाहिए, ध्यान रखना सब। जितना मोबाइल चलाना है चला लो, टेस्ट में नंबर आए तो ग्राउंड पे नहीं दौड़वाया मैंने तुम लोगों को, अब की बार की सजा ग्राउंड पे दौड़ है। पूरा एक चक्कर लगवाऊंगा लड़कियों से और लड़कों से 3-3 चक्कर, जब तक जवान बाहर ना निकल आए तुम्हारी। समझ गए? तनु प्रैक्टिस चालू कर दो। भूमि तुम तो ज्यादा करो, तुम्हें तो 2 राउंड लगाने पड़ जाएंगे।
अरे तो पढ़ोगी नहीं तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़े, लोगों को तो आसार दिख रहे हैं मुझे, दो दो तीन तीन राउंड लगाने के हैं। पढ़ लो रे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है यार, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम लोगों को। बल्कि नींद नहीं आनी चाहिए नंबर कम आ जाए तो। अंतर आत्मा झंझोड़ दे तुम्हें, यार मैं दूसरे से कम क्यों आ रही हूँ। तुम्हारे कैरियर की बात है यार, तुम्हारे आगे वाले 50 सालों की बात है, 40 साल की बात है। इस समय जो करोगे वो तुम्हारे जीवन के आगे के साल अच्छे करेंगे, समझ गए, वरना व्यक्ति घूमते रह जाओगे। ठीक है, तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का ये बहुत ही अच्छा मौका देखा। गांधी जी को लगा यार, ये 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था और हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई पैदा कर दी गई थी, ये सही मौका है, इस खाई को भर दो। हिंदू मुसलमानों को एक करने का मौका यही है कि हम मुसलमानों के द्वारा चलाए गए खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें। और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का ये बहुत ही अच्छा मौका देखा और उन्होंने खिलाफत आंदोलन से अपने आप को जोड़ लिया। बात समझ में आई? समझ में आई? अपने आप को क्या किया? इससे जोड़ लिया। 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया अखिल यानी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सेशन बुलाया गया और गांधी जी को इसका प्रेसिडेंट चुन लिया गया। गांधी जी ने कहा कि हम खिलाफत आंदोलन में मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि खलीफा का पद दोबारा स्टेब्लिश किया जाए। और गांधी जी ने सुझाव दिया, इसके लिए हम दो पॉलिसी अपनाएंगे। पहली पॉलिसी असहयोग, नॉन कॉरपोरेशन। सेकेंड, स्वदेशी। अगर हम स्वदेशी माल खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक ये कमजोर पड़ जाएंगे। और नॉन कॉरपोरेशन यानी कि हम कोई सहयोग नहीं देंगे। हम ना डॉक्टर बनेंगे, ना हम शिक्षक बनेंगे, ना हम विद्यार्थी बनेंगे, ना हम हलवाई बनेंगे, ना हम झाड़ू पोछा लगाएंगे, ना हम कुछ करेंगे, तो सब तो हमसे करवाएंगे वो। और हम ये सब त्याग दें, वकील वकालत छोड़ देंगे। ठीक है भैया। भारत में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इसमें शामिल हुए। इन दोनों को अली बंधु कहा जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को। हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, ये सब इसमें शामिल हुए। अबुल कलाम आजाद उस समय यंग थे, ये भी इसमें शामिल हुए। और इस तरह देखते ही देखते कुछ राष्ट्रवादी नेता उभर कर आ गए जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। अली बंधु, हसरत मोहानी, हकीम अजमल, अबुल कलाम आजाद, ये सब के सब राष्ट्रवादी हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले नहीं। ठीक। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया तो असहयोग आंदोलन सॉरी खिलाफत आंदोलन जब चालू किया तो खिलाफत आंदोलन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भैया गांधी जी, ये मुसलमानों का आंदोलन है, जबरदस्ती आप खिलाफत आंदोलन में इन्वॉल्व मत हो और आपको कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों का समर्थन करने के लिए, और इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा मत बनाओ। और मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया। बात समझ में आई? तो कौन था जो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के मिलने पर विरोध कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद पर स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया और स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि हिंदू और मुसलमान यही एक मौका है कि एकजुट हो जाएं और एक साथ मिलकर भारत की आजादी के लिए या भारत के अधिकारों के लिए एक साथ लड़ें। और हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करी स्वामी श्रद्धानंद। बात समझ में आई? इस खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय जी ने भी साथ नहीं दिया। किसका? गांधी जी का। और मदन मोहन मालवीय जी ने भी कहा कि वो इस खिलाफत आंदोलन के
समर्थन में नहीं है। और इस तरह मालवीय ने भी इसका समर्थन नहीं। समझ में आई बात? तो हमने अभी क्या देखा, रॉलेट एक्ट कैसे आया, रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए जलियांवाला बाग कांड हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीक्वेंस याद रखना, कब क्या क्या हो रहा है। समझ गए? क्योंकि जब क्वेश्चंस लगाओगे तो जमाने को आएगा कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, तो तुम्हें सीक्वेंस के बाद याद रखना। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट आएगा, उसके पहले का सब पता है तुम्हें, बंगाल विभाजन होगा, स्वदेशी आंदोलन आएगा, है ना। तो जलियांवाला बाग कांड होगा, जलियांवाला बाग कांड की जांच करने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी, हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट चालू होगा। खिलाफत मूवमेंट क्यों चालू होगा, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन देना है, लेकिन खिलाफत आंदोलन अपने एक लंबे समय तक चलता रहेगा। लेकिन टर्की अपने आप को अब समझ जाएगा कि ज्यादा खलीफा खलीफा नहीं करना है, इसलिए टर्की में एक नया रिवॉल्यूशन आ गया और वहां का एक राष्ट्रवादी नेता बना जिसका नाम था कमाल पाशा। और अब्दुल कमाल पाशा ने टर्की को मॉडर्न टर्की बनाने का निर्णय लिया और उसने बोला अगर टर्की को अगर क्रिटिकल रूप में चलाएंगे तो टर्की कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए कमाल पाशा ने टर्की का आधुनिकीकरण चालू कर दिया, मॉडर्नाइजेशन चालू कर दिया। और कमाल पाशा ने जब किया तो लोगों को भी समझ में आ गया कि खलीफा को रखो साइड में और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दो। और इस तरह आते आते खलीफा का मुद्दा ही समाप्त हो गया, मुसलमान भूल गए और आधुनिकीकरण में लग गए, क्योंकि जब तक वो पिछड़े रहेंगे अंग्रेज आके दबाते रहेंगे। इसलिए उनसे निपटना है तो खुद को डेवलप कर। और टर्की ने अपने आप को कमाल पाशा के उसमें नियंत्रित करके डेवलप करना चालू कर। ठीक है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड ने भारतीयों के दिलों में वो प्रहार कर दिया, वो आघात पहुंचा दिया जिसको गांधी जी समझ रहे थे। और गांधी जी को अब ये लगने लगा कि अब मौका आ गया है कि पूरे भारतीय इकट्ठे हो जाएं और फिर एक ऐसा आंदोलन चालू करें जो सरकार की जड़ों को हिलाकर रखे। और इसके लिए जरूरी है कि पूरा भारत इस आंदोलन में शामिल हो। और गांधी जी ने पूरे भारत का पहला संगठित आंदोलन तैयार किया। अभी तक जो भी आंदोलन हो रहे थे एक एरिया वाइज हो रहे थे, बंगाल में हो रहा था, बिहार में हो रहा था, गुजरात में हो रहा था, राजस्थान में हो रहा था, साउथ में हो रहा था, लेकिन ऑल इंडिया कोई नहीं हो रहा। गांधी जी ने कहा कि अगर अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना है तो पूरे भारत को एक साथ एक मंच पर आकर खड़ा होना होगा। और इसके लिए हम पूरे भारत में एक भव्य आंदोलन खड़ा करेंगे और वो आंदोलन होगा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और इस तरह भारत का पहला संगठित आंदोलन खड़ा होगा, असहयोग आंदोलन। समझ में आई बात? तो भारत का पहला ऑल इंडिया मूवमेंट कौन सा था, अखिल भारतीय मूवमेंट कौन सा था, असहयोग आंदोलन, जिसमें पूरा भारत खड़ा। क्लियर है? क्यों होगा खिलाफत आंदोलन, वो मतलब असहयोग आंदोलन? तो मैंने तुम्हें बताया कि गांधी जी इस समय कांग्रेस पर प्रेशर जनरेट करेंगे और बोलेंगे कांग्रेस अब तुम जो कर रहे थे वो अपना करते रहो, अब मार्केट में मैं लॉन्च हो गया हूं, अब मैं सुपर स्टार हूं, इसलिए मैं जो बोलूंगा अब वो होगा, ना उदारवादी ना उग्रवादी, अब गांधीवादी। अब जो आंदोलन होगा वो क्या होगा, गांधीवादी होगा। इसलिए हम ऑल इंडिया मूवमेंट चालू करेंगे और जिसमें पूरा भारत जुड़ेगा। और ये सही मौका है क्योंकि भारतीयों के दिलों में अब आग लगी हुई है। जलियांवाला बाग कांड ने पूरे भारत में तहलका मचा रखा है। रॉलेट एक्ट ने भारतीयों के घरों से उनके बच्चों को जेलों में डाल दिया है। अगर हमने इसको चिंगारी दे दी तो अंग्रेजों की सरकार की जड़ों में आग लग जाएगी और सरकार जो इस पेड़ रूपी खड़ा हुआ है भारत के ऊपर वो जलकर राख हो जाए। समझ गए? और इस तरह एक असहयोग आंदोलन चालू।
तो इस पे चर्चा फिर हम लोग कल करते हैं, ठीक है। इतना याद कर लोगे अभी तक, कहानी याद रखना है सारी, समझ गए काजल की बहन? ठीक है फिर, चलो, जय हिंद, जय भारत।